ये बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आंखें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आंखों में कुछ दिक्कत हो जाए या किसी की आंखों की रोशनी चले जाए तो उससे आप पूछ भी नहीं सकते कि क्या हालात होंगे। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आंखों में इस तरीके का इंसान का मोराल लो कर देती हैं। लेकिन हम ध्यान भी तो कम रखते हैं आंखों का, और कैसे ध्यान रखें उसके लिए हमें लगातार जांच करानी चाहिए, डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। हम इस वक्त प्रोफेसर वशिष्ठ जी के साथ हैं, जो कम्युनिटी ऑप्था के हेड हैं यहाँ पर एम्स के साथ, और इनसे बात करेंगे। सर, आप लोगों ने एक नेशनल सर्वे किया जिसमें आप लोगों ने कुछ ऐसे आंकड़े सामने रखे हैं कि जांच करने के लिए डॉक्टर्स भी बहुत कम है जगह जगह, तो उसके बारे में हमें बताइए। ये आरपी सेंटर एम्स न्यू दिल्ली ने एक नेशनल सर्वे किया है, और ये आई केयर के में जितने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट कितने होने चाहिए देश में और कितने हैं, इसके अलावा कितने ऑफ्थेल्मिक टेक्नीशियन हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट, उसके बारे में हमने सर्वे किया था। और इस सर्वे में ये भारत सरकार की मदद से सर्वे हुआ था, जिसमें विज़न 2020, ऑल इंडिया ऑफ्थेल्मिक सोसाइटी और ऑर्बिस, इन सब का भी योगदान था। जो 2004 में हमने एक टारगेट रखे थे कि 2020 तक हमारे देश में लगभग 25,000 आई स्पेशलिस्ट और ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होने चाहिए, और अब हमने सर्वे में पाया है कि जो नंबर है वो तकरीबन 20,944, लगभग 21,000 के आसपास आई स्पेशलिस्ट हमारे देश में हैं। जो टारगेट था एक आई स्पेशलिस्ट उन्होंने एवरेज 50,000 पॉपुलेशन में होना चाहिए, जो इस सर्वे की फाइंडिंग में आया है कि हमारे देश में एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट लगभग 65,000 पॉपुलेशन में है। पर नंबर तो काफ़ी नज़दीक लगता है, पर मेन इम्पोर्टेंट जो रीज़न जो समस्या है कि इसका वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है। कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छा रेशो है और कुछ स्टेट्स में बहुत ख़राब रेशो है। सर, पहले बताइए कि कौन से स्टेट्स में अच्छा रेशियो है जहाँ पर आंखों की जांच बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। देखो, जिन स्टेट्स में जिसमें कि ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का नंबर काफ़ी सफिशिएंट है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के हिसाब से, उसमें जो सबसे मुख्य स्टेट्स हैं उसमें पुडुचेरी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात भी ठीक है। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाएं तो चंडीगढ़ में बड़ा अच्छा रेशो है। दिल्ली में भी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट तकरीबन 18,000 पॉपुलेशन में एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट दिल्ली में अवेलेबल है। पंजाब और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे भी अच्छा है। पर अगर दूसरी साइड देखें जहाँ पर कमी है, वो ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी स्टेट्स और कश्मीर और लद्दाख, यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट की काफ़ी ज़्यादा कमी है हमारे। क्यों ये कमियां देखी जा रही हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में? क्या पॉपुलेशन की वजह से देखी जा रही हैं? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में तो उतना ज़्यादा पॉपुलेशन पुश भी नहीं होता है। नहीं नहीं, हाँ डेफिनेटली यूपी और बिहार ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, मगर उस पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में जो आई स्पेशलिस्ट हैं, ये आई स्पेशलिस्ट हमने खाली सरकारी सेक्टर में नहीं देखे हैं, ये हमने सरकारी में भी देखे हैं, एनजीओ में भी देखे हैं, प्राइवेट में भी देखे हैं। और इस डेटा में ये आया है लगभग 70% जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं, प्राइवेट और एनजीओ सेक्टर्स में मिला के। तो इसका ये बड़ी क्लियर सी बात है कि अगर नंबर जो कम है यूपी और बिहार में, ये टोटल नंबर कम है। दैट मीन्स आपको जो इम्प्रूवमेंट चाहिए, नंबर इंक्रीज़ करना है, वो आपको सभी लेवल पे, सरकारी में भी और गैर सरकारी में भी इंक्रीज़ करने हैं। तो ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक इंसान कहाँ जाए? सरकारी में जाए या फिर प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के पास जाए? नहीं, बड़ी साफ सी बात है कि सरकारी जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें जो इलाज होता है या तो फ्री होता है या फिर बहुत लो कॉस्ट में होता है। प्राइवेट में पेशेंट को दूसरी भी फीस देनी पड़ती है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि बेसिकली आर वर्किंग फॉर द पुअर पीपल, तो जो सरकार में सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, ना सिर्फ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट की बल्कि ऑप्टोमेट्रिस्ट की भी, चश्मे की भी सुविधा। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट में अगर मैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन की बात करूं, लगभग 60% सर्जरी प्राइवेट या एनजीओ सेक्टर में हो रही हैं, 40% सरकारी उसमें हो रही हैं। दूसरी तरह अगर मैं चश्मे वाला रिफ्रैक्टिव एरर के लिए देखूं तो उसका तो बहुत ही वेरी डिस्ट्रीब्यूशन है। लगभग 90% सर्विसेज प्राइवेट या एनजीओ सेक्टर में, सिर्फ 10% सरकारी सिस्टम में है। तो इसका मतलब सरकारी सिस्टम में प्राइमरी आई केयर सर्विसेज, जिसमें कि मैं स्पेशली बोलता हूँ ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑफ्थेल्मिक टेक्नीशियन, जो कि जैसे मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में तकरीबन 270 डिस्पेंसरीज़ हैं,
और उसमें से लगभग 40 से 50 डिस्पेंसरीज में ही जो ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑफ्थेल्मिक टेक्नीशियन अवेलेबल हैं, बाकी में अवेलेबल नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि दिल्ली की सभी डिस्पेंसरीज़ में हमारे ऑफ्थेल्मिक टेक्नीशियन पोस्ट होने चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे अगर रोज़ भी नहीं जा पा रहे तो कम से कम हफ्ते में 1 या 2 दिन ज़रूर वहाँ पे अवेलेबल हों, जिससे जिन लोगों को चश्मे की ज़रूरत है, जिन लोगों की आँखों में प्रॉब्लम है, वो अपने घर के नज़दीक उन डिस्पेंसरियों में आई केयर सर्विसेज मिल सके उन सबको। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जब सिर में दर्द होता है, आंखों में जलन होती है या कुछ होता है, हाँ देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे, तो इसका जो बुरा परिणाम है वो क्या दिखाई दे रहा है इस वक्त, नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस जो लोग दिखाते हैं? इनफैक्ट मैं खास तौर पर बताना चाहूँगा कि रिफ्रैक्टिव एरर जो आई प्रॉब्लम है, जिसमें कि यंग एज में शुरू हो जाता है, मायोपिया है, जो स्कूल के बच्चों में मिलता है, देखने को मिलता है, और बच्चों को पता ही नहीं होता कि हाँ उनको ये बीमारी है भी कि नहीं है। उनको अगर उनको ब्लैक बोर्ड ठीक से नज़र नहीं आ रहा तो शुरू में पता ही नहीं चलता, या फिर वो नज़दीक जाके बैठने की कोशिश करते हैं, सर में दर्द होता है तो आंखें सिकुड़ते हैं। और ये स्कूल के बच्चों में ड्रॉप आउट का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न बताया गया है इसको। मतलब लोगों को परफॉर्मेंस ख़राब होती है एजुकेशन में, पर ना पेरेंट्स को पता चलता है ना बच्चों को कि हाँ जी उनको आंखों में चश्मों की ज़रूरत है और उसकी जांच होनी चाहिए। इनफैक्ट हमारी रिकमेंडेशन ये है कि हर स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबकी साल में एक बार आंखों की जांच होनी चाहिए। और जिन बच्चों को रिफ्रैक्टिव एरर है, इनफैक्ट ये नंबर पिछले 15-20 साल में इतना बढ़ गया है कि 2001 में जो तकरीबन हम दिल्ली जैसी जगह में 5 से 7% का आंकड़ा बोलते थे, वो आज की तारीख में स्कूलों में 20% से ज़्यादा बच्चों को मायोपिया रिफ्रैक्टिव एरर है। क्यों क्यों कारण क्या है? इसके कारण काफ़ी हो सकते हैं। जो सबसे मुख्य कारण तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चों में अब स्कूलों में भी एक तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, मोबाइल फ़ोन को इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना, और इसके साथ साथ लैपटॉप में काम करना, नज़दीक के उसमें काम करना, गेम्स वगैरह खेलना, ये एक मुख्य कारण है। दूसरा जो मुख्य कारण पाया गया है रिसर्च के द्वारा, ये कि बच्चों में आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं। जो पहले हमारे बच्चे खेला करते थे बाहर 1-1, 2-2 घंटे रोज़ शाम को, वो अब कम हो गया है। तो ये बड़ा क्लियर रिसर्च में पाया गया है कि जितना ज़्यादा आउटडोर रहेंगे मायोपिया की प्रेवलेंस कम होगी। आउटडोर जाना अच्छा है आँखों के, स्वस्थ आँखों के लिए, तो वो हम चाहेंगे कि वो इम्प्रूव हो। लोग बाहर जो खेलने के लिए कम से कम 1 घंटा, इनफैक्ट मैं तो चाहूँगा कि हर स्कूल में 1 पीरियड डेली गेम्स का होना चाहिए जिसमें बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रमोट करें। जी बिल्कुल होना तो चाहिए, लेकिन गेम्स और खेल से हमें बाहर निकल के बच्चों को प्रदूषण से भी जूझना पड़ेगा, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। आंखों पे क्या इम्पैक्ट होता है पोल्यूशन का? इनफैक्ट प्रदूषण आज की तारीख में बड़ी इम्पोर्टेंट समस्या निकल के आ रही है दिल्ली में। जितना एयर क्वालिटी इतना ख़राब हो गया है, आप सब देख रहे हैं, तो आँखों में भी इसकी प्रदूषण से ख़ास तौर पे जलन वगैरह होती है, और जलन की वजह से ड्राइनेस और एलर्जी, 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं जो देखने को मिलती हैं। और ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि डॉक्टर को दिखाया जाए, और अगर दवाई की ज़रूरत है तो दवाई इस्तेमाल करें। आँखों को रोज़ साफ़ पानी से रोज़ ज़रूर धोएं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल करनी चाहिए। क्या प्रदूषण से कैटरैक्ट के केसेस में भी कुछ बढ़ोतरी दिखाई दे रही है आपको? कैटरेक्ट ओवरऑल हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। ऑफ कोर्स जो सोलर एनर्जी यूवी रेडिएशंस हैं उसकी वजह से कैटरेक्ट बढ़ता है। कुछ स्टडीज़ ऐसी भी हैं कि हाँ जी पोल्यूशन से भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट होता है कैटरेक्ट को, बट इसका बहुत क्लियर कट अभी तक रीजंस या क्लैरिटी निकल के नहीं आई है। बट डेफिनेटली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जहाँ पे ज़्यादा हैं वहाँ पे कैटरेक्ट का डायरेक्ट रिलेशन पाया गया है सूरज। क्या क्या कारण है कि देश में कैटरैक्ट के केसेस ज़्यादा हैं? क्या ये सूरज की किरणों से रिलेटेड है या फिर और भी कुछ फैक्टर्स हैं, पोल्यूशन जैसे आपने बताया, और क्या फैक्टर्स हैं? कैटरेक्ट इज़ अ एज रिलेटेड फिनोमेना। जितनी ज़्यादा एज होगी कैटरेक्ट उतना बढ़ेगा। एक चीज़ हमने खास तौर पे देखी है, जो पहले जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो काफ़ी कम थी, अब वो धीरे धीरे सर्विसेज की वजह से वो इम्प्रूव हो रही है। इनफैक्ट आज की तारीख में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल से ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा उम्र होगी कैटरेक्ट होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे ही। और इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया, जो सनलाइट है, सूरज की जो धूप है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं,
उसकी वजह से ऑफ कोर्स ज़्यादा होता है। अगर मैं कंपेयर करूं वेस्टर्न वर्ल्ड से और इंडिया में, तो इंडिया में मोतियाबिंद तकरीबन 10 साल पहले शुरू हो जाता है। वहाँ पे 60 साल के बाद बोलते हैं, हमारे यहाँ पे 50 साल के बाद बोलते हैं। 10 साल का डिफरेंस देखा गया। तो 10 साल का डिफरेंस होना, एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ करना, और जो रिस्क फैक्टर जैसे मैंने बताया कि सूरज की रोशनी में ज़्यादा रहना, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मोतियाबिंद ज़्यादा हो। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम लोग कम कैसे कर सकते हैं इसको? सी इस प्रिवेंशन ऑफ मायोपिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया, जो जैसे कि पोल्यूशन, बायोमेडिकल फ्यूल्स खास तौर पे, जैसे चूल्हे वगैरह में लोग काम करते थे उसमें ज़्यादा पाया गया है, उसको मोतियाबिंद ज़्यादा होता है। सनलाइट में सन ग्लासेस यूज़ करना, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रिवेंशन विच कैन बी थिंक ऑफ। बट जो मेन चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मोतियाबिंद, अगर किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद की वजह से दिखने में परेशानी हो रही है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके उसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अब पकने का वेट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं कि मोतियाबिंद पकेगा उसके बाद ऑपरेशन कराएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वो कहते हैं हम तो सिर्फ सर्दियों में ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएंगे। क्यों डॉक्टर, वाई? मतलब पहले टाइम था, आज से 20-25 साल पहले, जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते थे तो बहुत सारे टाँके लगते थे और वो गर्मी में कहते थे टाँके में जलन होती है, इरिटेशन होती है। बट आज की तारीख में इतनी आसान हो गई है मोतियाबिंद, इतनी अच्छी टेक्निक आ गई हैं कि हमारे देश में सूचरलेस ऑपरेशन होता है, बगैर टाँके के ऑपरेशन होते हैं। फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी, सुबह ऑपरेशन कर रहे हैं, आपको 2 घंटे में घर भेज देते हैं। डे केयर सर्जरीज हो रही हैं। तो आज की तारीख में तो मैं तो अगर मेरी बात लोगों तक पहुंच रही है तो मैं कहना चाहूँगा, आप किसी भी मौसम में बेफिक्र होकर ऑपरेशन कराइए। आप अगले दिन तक आपके घर में होंगे और 1 हफ्ते में आदमी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं हम कैटरैक्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं। इतने केसेस हैं हमारे पास कैटरैक्ट के। हमारे पास इतने, ऐसा नहीं कि भारत सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रही है। मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले साल 2024-25 में हमारे देश में कुल मिलाकर 99 लाख मोतियाबिंद के ऑपरेशन हुए हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड का तकरीबन 30% है। हमारे देश की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की 20% है, पर मोतियाबिंद के ऑपरेशन 30%। तो आप सोच सकते हैं कि नंबर ऑफ सर्जरी में कोई कमी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी मोतियाबिंद हमारे देश में अंधेपन का अभी भी सबसे मुख्य कारण है। नियरली 66% ऑफ ब्लाइंडनेस इज़ बिकॉज ऑफ दिस कैटरैक्ट ओनली। तो इसका मतलब साफ है कि हमें मोतियाबिंद के लिए और ज़्यादा ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। देश में और ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होने चाहिए। रूरल एरिया में, इनफैक्ट मैं बड़ा क्लियरली एक चीज़ बोलता हूँ कि रूरल एरिया, वुमेन पॉपुलेशन, इलिटरेट वुमेन एंड ओल्ड एज, ये चारों रिस्क फैक्टर हैं इम्पोर्टेंट। रिमोट रूरल ट्राइबल एरिया में जो इलिटरेट लेडी होगी, ओल्ड लेडी होगी, चांसेस ऑफ हैविंग ब्लाइंडनेस ड्यू टू कैटरैक्ट आर मच हायर। तो ज़रूरी है कि हम लोग ऐसे रिमोट एरियाज़ में सर्विस दें जहाँ पे सर्विस अवेलेबल ही नहीं है। मैंने पूरे देश में सर्वे किया जाके हमने, और सर्वे में हमें ख़ास तौर पे पता चला कि जो बुज़ुर्ग औरतें हैं रिमोट एरियाज़ में, उनको तो पता ही नहीं कि उनको मोतियाबिंद की वजह से अंधापन है। उन्हें लगता है कि बस अंधापन हो गया तो अब इसका कोई इलाज ही नहीं करना है, घर पे ही रहना है, घर से कोई ले जाने वाला नहीं है। वो सोचते हैं कि हॉस्पिटल में पैसे लगेंगे, जबकि लोगों को ये पता नहीं कि भारत सरकार की तरफ से मोतियाबिंद के ऑपरेशन की मुफ्त सुविधा है सभी हॉस्पिटल में, सभी सरकारी हॉस्पिटल में। इवन जितने भी एनजीओ हॉस्पिटल हैं, भारत सरकार ने रजिस्टर किया हुआ एनजीओ हॉस्पिटल्स को, तकरीबन 2500 ऐसे एनजीओ को रजिस्टर किया हुआ है जो कि बिल्कुल फ्री में मोतियाबिंद के ऑपरेशन की सुविधा देती हैं, और उसको बदले में भारत सरकार उन हॉस्पिटल को रिइंबर्स करती है पैसे। तो लोग ये फ़ायदा उठाएं इस चीज़ का कि सरकारी या गैर सरकारी अस्पतालों में बिस्तर खाली ना रहें, लोग जाके वहाँ पे फ्री में अपना ऑपरेशन कराएं। और ये सब ऑपरेशन भी अच्छी टेक्निक से, नई टेक्निक से अच्छे ऑपरेशन हो रहे हैं। आयुष्मान भारत में भी ये कवर होता है? आयुष्मान भारत में मोतियाबिंद सभी सरकारी अस्पताल में कवर होता है। जो भी इनके पास भी आयुष्मान कार्ड है वो जाकर अपना ऑपरेशन बिल्कुल फ्री में करा सकते हैं, कैशलेस, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सर आखिर में क्योंकि मोतियाबिंद पर हम इतना इंटरेस्टिंग डिस्कशन कर रहे हैं, लोग अनअवेयर भी हैं, तो प्रदूषण से भी आपने बताया एक फैक्टर है मोतियाबिंद होने का। कैसे बचा जाए? सनग्लासेस लगाने को आपने कहा, और क्या चीज़ें कर सकते हैं अपनी आँखों को बचाने के लिए?
सी इनफैक्ट भारत सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, दिल्ली में ख़ास तौर पे लोगों को, मतलब अगर हम कहें कि हाँ जी आपको एयर फिल्टर यूज़ करने हैं पोल्यूशन से बचने के लिए, वो एक कॉस्टली प्रोविज़न है और वो ज़्यादातर घर के अंदर होंगे, उसको इस्तेमाल करना भी मुश्किल काम है। तो मेरे को तो दो ही चीज़ें नज़र आती हैं कि जितना ज़्यादा आप आउटडोर से बच सकें ऐसे टाइम में उतना बचने की कोशिश करें, आँखों को जितना हो सके स्वच्छ पानी से साफ़ करने की कोशिश करें, ये एक चीज़ नज़र आती है। और अगर आँखों में इरिटेशन जलन वगैरह है तो आप डॉक्टर को दिखा के उसके जो भी दवाई वगैरह डॉक्टर दे रहे हैं उस दवाई को इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, क्योंकि आँखों का ध्यान रखना ही ज़रूरी है, तभी आप लंबे समय तक देख पाएंगे, ठीक से अपनी आंखें रखेंगे तो। और उसके लिए सरकार की तरफ से भी कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। आप खुद ध्यान रखेंगे अपनी आँखों का, तभी आप आगे चल के ठीक रह पाएंगे और आपको इन प्रॉब्लम से नहीं जूझना पड़ेगा। प्रदूषण से भी इस वक्त बहुत सारी आँखों की बीमारियां और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसलिए अपने आप को प्रदूषण से भी बचाना बहुत ज़रूरी है, खासकर अर्बन सिटीज़ में, शहरों में जहां पर प्रदूषण ज़्यादा होता है। इमानुअल के साथ मिलन शर्मा, आज तक।